नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति बोधगया में महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। शाम को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। पश्चिम बंगाल सरकार का खनन माफियाओं पर एक्शन। बालू कारोबारी के घर सीबीआई का छापा। घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद, एक गिरफ्तार। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बढ़ा तनाव। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू होंगे हमले। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल हुआ पूरा, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीडीएस के तौर पर हमेशा बनाए रखा तीनों सेनाओं के बीच तालमेल। और आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। सुरुचि ने स्वर्ण और ईशा सिंह ने रजत पदक पर लगाया निशाना। भारत पदक तालिका में पहुंचा शीर्ष पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिका ईरान की खबर के साथ। जी हां, डील होगी या जंग। तो अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जो पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, तमाम बयान आ रहे हैं लगातार, और लेकिन उसके बीच क्या कुछ कहना है डोनाल्ड ट्रंप का और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं ईरान की तरफ से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना करके अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत की है। बोधगया एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभालने के करीब 2 महीने बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। तो हम बात कर रहे हैं भारत म्यांमार द्विपक्षीय संबंधों की। साझा विकास, साझा भविष्य, किस तरह से भारत और म्यांमार द्विपक्षीय संबंध भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। जी हां, एशिया के प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। मजबूत ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध है भारत और म्यांमार के बीच। साझा आध्यात्मिक, भाषाई और जातीय संबंधों का एक इतिहास रहा है। भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत है। भारत का एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट नीतियों पर लगातार फोकस रहा है। हम जानते हैं लगातार भारत एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट की नीतियों पर फोकस रख रहा है। म्यांमार के साथ सहयोग मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो म्यांमार के विकास में भारत लगातार सहयोग कर रहा है। साझा विकास की हम बात कर रहे हैं। 1.75 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश भारत कर रहा है। अधिकतर सहायता अनुदान आधारित होती है। कलादान पारगमन परियोजना में भारत सक्रिय नजर आ रहा है, लगातार सक्रिय है। कलादान पारगमन परियोजना में भारत का सक्रिय योगदान है। उच्च शिक्षा और रिसर्च में भारत सहयोगी है। साझा विकास और साझा भविष्य भारत और म्यांमार का। रखाइन और सीमा क्षेत्र विकास में लगातार मदद करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बागान के आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार, संरक्षण और भूकंप से क्षतिग्रस्त 92 पैगोडाओं की मरम्मत का काम भी किया गया है। फाइबर लिंक, रेलवे, तेल रिफाइनरी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और साथ साथ 2022 में तामू में नया एकीकृत चेक पोस्ट तैयार किया गया। म्यांमार को $500 मिलियन का ऋण भी दिया गया है। तो साझा विरासत, सशक्त संबंध, भारत और म्यांमार के घनिष्ठ सांस्कृतिक रिश्ते हैं। दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत है। भारत ने कई मंदिरों का नवीनीकरण कराया है। आनंद मंदिर
पैगोडाओं का जीर्णोद्धार और बोधगया मंदिरों का नवीनीकरण कराया गया है। भारत म्यांमार के घनिष्ठ रिश्ते हैं और दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत है। दूतावास द्वारा हिंदी और योग कक्षाओं का संचालन होता है। भारत ने कई मंदिरों का नवीनीकरण भी कराया है। ऑनलाइन कार्यशालाओं से रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आती हुई नजर आई है। आनंद मंदिर पैगोडाओं का जीर्णोद्धार का काम भी कराया गया है। साथ साथ बोधगया में मंदिरों के नवीनीकरण का कार्य भी जारी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार कि यह है साझा विरासत और इससे सशक्त संबंध, मजबूत संबंध होते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे कि अब बदल रहा है बंगाल, एक्शन में नजर आ रही है शुभेंदु सरकार। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी और इस दौरान घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई है। तृणमूल शासन के दौरान बालू चोरी की एक उद्योग का रूप ले चुकी थी। बालू चोरी मामले में सीबीआई जांच के दौरान तृणमूल के कई एक प्रभावशाली नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। मोहम्मद बाजार थाना सूत्रों के अनुसार लगन शेख के घर और कार्यालय से 49,75,000 रुपए नकद और लगभग 502 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने शमीम शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। तो बालू कारोबारी के घर पर यह सीबीआई की रेड का मामला सामने आया है। खनन माफियाओं पर लगातार एक्शन में पश्चिम बंगाल की सरकार नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों की जो गड़बड़ियां हैं वो भी लगातार निकल कर सामने आ रही है। नादिया जिले की नवदीप नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता विमान कृष्ण साहा के घर से सटे बरालहाट क्लब से सरकारी राहत सामग्री भरी भारी मात्रा में वहां से बरामद हुई है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। बरामद सामग्री में कंबल, तिरपाल और बड़ी संख्या में साड़ियां शामिल हैं जो कि बरामद की गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली ये राहत सामग्री का उसको वितरण करने के बजाय उसे जमा करके रखा गया था ताकि उससे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ कमाया जा सके। घटना की पूरी जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों ने अध्यक्ष के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया, टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। शुक्रवार देर रात जब पुलिस विमान कृष्ण साहा को लेकर उनके घर से जा रही थी तब लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे भी लगाए और उन पर जूते भी फेंके। तो विमान कृष्ण साहा के ठिकाने से इस तमाम सामग्री मिली। और कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री का वितरण करने के बजाय उसे जमा करके रख लिया गया था। जरूरतमंदों तक का राहत सामग्री तब देखा जा रहा है कि बंगाल में जिधर भी आप देखेंगे वहीं पर घर के बगल में जो क्लब है वहां पर जो सरकारी राहत थी सिर्फ में सब मौजूद करके रखे थे और इसी के चलते भारी आक्रोश दिखाया गया। करते वहीं पर देखा जा रहा है कि टीएमसी के शासनकाल में तस्वीरें सामने आ रही है कि एक चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई हो रहा है और मानो हर कोई उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हर कोई खिलाफ। और ये कोई चीजें हैं जिनसे आप कमाई करेंगे, मतलब सरकार के एक कह सकते हैं कि बहुत ही छोटापन है कि इस तरह की चिल्ली चोरी की जा रही थी। जी देखिए, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं टीएमसी के शासनकाल में जो भी नेता थे, छोटे बड़े मझली जो भी नेता थे, वो कुछ नहीं छोड़ते थे। जो भी मिलता था उसको घटक जनाई उनका काम था, ऐसा लगता था। चाहे वो कंबल हो, चाहे वो साड़ी हो, राहत की साड़ी हो, बालू हो, जमीन हो, या फिर सरकारी कोई जो 100 जो रोजगार योजना है उस योजनाएं की जो पैसे हो। और इसीलिए तो देखने को मिल रहा है कि अब कल बंदीपुर में हमने क्या देखा। बंदीपुर में हमने देखा कि एक पंचायत उप प्रधान जिसका 4,000 रुपया तनख्वाह है, 4,500, वो इतना आलीशान घर बनाया है, आप उसको बंगलो कह सकते हैं। कहां से आ गया? महीने के 4,500 रुपया जो कमाता है वो कहां से गैलेक्सी खड़ा कर सकता है?
ये जो विमल कृष्ण शाह जो नवद्वीप के अरेस्ट हुए उसके भी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अभी बालू तस्करी के खिलाफ भाजपा जब विरोधी थे तो लगातार उसके खिलाफ आरोप इस चीज को लेकर भाजपा के और अब जो पश्चिम बंगाल सरकार का खनन माफियाओं पर भी जो लगातार एक्शन चल रहा है। बालू कारोबारी के घर पर भी सीबीआई का जिस तरह से छापा पड़ा, घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई, उसमें भी गिरफ्तारी हो रही है। जी वही बोल रहा हूं कि बीरभूम के मोहम्मद बाजार में जो देखने को मिल रहा है कि 50 लाख रुपए घर में कैश, ऊपर से सोने के गहने, इतने कैश वहां से बरामद हो रहे हैं कि आंखों में चकाचौंध लग जाता है कि इतना पैसा एक आदमी के पास, वो भी एक आदमी लगन से, और जिसके साथ टीएमसी के उन इलाकों में जो टीएमसी के जो लीडर्स थे उनका उठना बैठना था। और साथ ही साथ ये भी ये मिल रहा है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बालू तस्करी को लेकर सीबीआई जांच चल रहा है, ईडी जांच चल रहा है, तो वो जो आरोप था कहीं ना कहीं जाके देखने को मिल रहा है कि वो सच था। और आप एक लगन से नहीं, आप फिर उत्तर 24 परगना में चले आइए, गोबरडांगा, सुजीत शाह, अजीत शाह बरामद होते ही जा रहा है। पहले कैश 27 लाख कैश, 52 विदेशी शराब, सोने गहने और फायर आर्म्स, कारतूस, लाइव कारतूस, यानी गुंडागिरी से पैसा लूटना सब कुछ चलता था। ऊपर से वो और एक जो चेयरमैन की बात करना पड़ेगा, दीपंकर भट्टाचार्य बादुड़िया, वहां पर 2 करोड़ 24 लाख जमीन के नीचे, कितने गिनवाएंगे आप? पहाड़ से लेकर जंगल महल तक सब जगह पर जो टीएमसी के लीडर्स थे, जहां पर कार्रवाई हो रही है, वहां से पैसे ही पैसे निकल रहे हैं। और इस बात को दर्शाता है कि 15 साल से एक तरफ से लूट चला है बंगाल में, जंगल राज कायम हुआ है बंगाल में, इसीलिए इतने सारे फायर आर्म्स मौजूद किए गए थे। तो इसी को लेकर अभी वो कार्रवाई चल रहा है। शुभेंदु सरकार पूरे एक्शन मोड में है, और जितने पुलिस जैसे पुलिसिंग शुरू किए हैं, क्योंकि 15 साल में ये भी कहा जाता है कि पिछले 15 साल में पुलिस को पुलिसिंग जो होता है उससे रोका जाता था। और क्यों रोका जाता था अब तो ये स्पष्ट है सैला। बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से कई पुराने मामलों की लगातार परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। जीटीए में वित्तीय अनियमितताओं की बात की जाए, शिक्षक नियुक्ति घोटाले और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तेज कार्रवाई हो रही है, और एक्शन में शुभेंदु सरकार भ्रष्टाचार पर चौतरफा वार कहे तो गलत नहीं होगा। सैला, बंगाल में ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर घोटाला नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, फिनांस डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, जो नारी और शिशुओं के लिए कल्याण के लिए जो मंत्रक है, वहां पर सब जगह पर कोऑपरेटिव, फूड मिनिस्टर, हर जगह से घोटाले के खबर मिल रहे हैं और उस पर जांच भी चल रही है। आप ये शिक्षक घोटाला देख लीजिए। शिक्षक घोटाला क्या हुआ था? शिक्षक घोटाला में पूरे रास्ते पर शिक्षक उतर आए थे, और उतर आने के बाद अभी जीटीए का जो मामला है, जीटीए अलग है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अलग एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो वहाँ पर भी उसके अंदर जो स्कूल थे, उस स्कूल में, सारे स्कूल में जो 400 शिक्षक का घोटाला हुआ है, और उस पर ममता बनर्जी की शासनकाल में उस पर सीबीआई को ममता बनर्जी की सरकार ने रोक लगा रखी थी, परमिशन नहीं दिया। अभी शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने उस पर रोक उठा लिया है, तो आगे चल के देखना पड़ेगा जीटीए में क्या क्या निकलता है। आप जो फंड दिए गए थे जीटीए के डेवलपमेंट के लिए, उस सब डेवलपमेंट के फंड के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किए गए, एनुअल एक्शन प्लान तैयार नहीं किए गए, और कितने अमाउंट थे? 170 करोड़, 180 करोड़, 1200 करोड़ का अमृत जल प्रकल्प। तो ये जो ममता बनर्जी कहती थी कि पहाड़ हंसचे, जंगल महल हंसचे, तो पहाड़ क्या कैसे हंस रही थी? पहाड़ ऐसे हंस रही थी। पहाड़ करप्शन के घोटाले में जो लोगों के, पहाड़ के जो लोगों के लिए जो डेवलपमेंट जो पैसा आता था, उसको इस तरह से उस पे घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो यही तो कारण है कि टीएमसी के लीडर्स अब घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर निकलते हैं तो या तो फिर उनको चोर सुनना पड़ रहा है, या फिर वो जनता की आक्रोश दिखा जा रहा है, भगा कर दौड़ा के उनको गलियों में दौड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जाके ये सब कोई समर्थन नहीं करता है। ये सरकार भी ये समर्थन नहीं करती है। सरकार कहती है कि कानून को कार्रवाई करने दीजिए, इसीलिए इतना आक्रोश है, इसीलिए पुलिस पूरा फुल एक्शन मोड में है।
कॉरपोरेशन अवैध निर्माण के ऊपर में एक्शन मोड में है, तो ताकि जनता का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जाके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना कर दे। लेकिन फिर भी इतने घोटाले हुए हैं और इतने सारे चीजों में घोटाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये जनता की आक्रोश में भी वो साफ तरीके से झलक रहा है और साफ तरीके से वो दिख रहा है। बिल्कुल साफ तरीके से जनता के आक्रोश में भी झलकता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि ओडिशा में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ आज से 28 जून तक घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और सभी बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और शाम 3 से 5 बजे तक बूथ पर भी मौजूद रहेंगे। फॉर्म जमा होने के बाद 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में अलग अलग माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नीलाद्रि बीच पर एक शानदार कलाकृति तैयार की है। बड़ी संख्या में चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी और मतदाता इसे देखने पहुंच रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन ने इस कलाकृति की भारी सराहना भी की है। उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होने के बाद 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। To 28th June, our BLOs will be visiting house to house. They will be also available in the booth in the evening, 3 to 5. Their job is actually to distribute the enumeration form to all the voters in the 2025 roll, get it filled up and collect it back. After the forms are collected back, the draft roll will be published on 5th July. Then we will invite claims and objections. The last date for filing claims and objections is 4th August. और निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक के लॉन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जी हां, ये देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। उनके इस कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 24 सितंबर 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उनकी सेवा 30 मई 2026 तक या फिर अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का सैन्य करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा और शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने कई अहम कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया है। अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सीडीएस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। और पुणे के खड़क वासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की 150वीं पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्प्रिंग टर्म 2026 की परेड की सलामी ली। वो इस कार्यक्रम में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए और इस सेरेमनी के साथ 355 कैडेट सशस्त्र बलों में शामिल हो गए। इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। जनरल द्विवेदी ने परेड में शामिल कैडेटों की सराहना की और चीता स्क्वाड्रन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पास आउट होने वाले 355 कैडेटों में 12 मित्र देशों के 24 विदेशी कैडेट्स भी शामिल थे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भले ही वे अलग अलग देशों से आए हो, लेकिन एनडीए ने सभी को समान मूल्यों और आदर्शों से जोड़ा है। तो वहीं सेना प्रमुख ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर तालमेल बनाने पर है।
As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन आज लगातार 8वें दिन भी जारी है। इलाके के गंभीर, मुगलान और डोईमल के बेहद घने क्षेत्रों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को इस घने पहाड़ी और जंगली इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पिछले एक हफ्ते से चल रहे इस सघन तलाशी अभियान में अत्याधुनिक उपकरणों और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है ताकि आतंकवादियों के छिपने के हर संभावित ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति के सलाहकार और रूस के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पात्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने नवंबर 2025 में पात्रुशेव की नई दिल्ली यात्रा के दौरान जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी उनकी स्थिति की समीक्षा की। इन प्रस्तावों में समुद्री संपर्क, जहाज निर्माण में सहयोग, रक्षा और ध्रुवीय जल क्षेत्रों में नाविकों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगलान के पवित्र अवशेष शुक्रवार को अपनी यात्रा के अगले चरण के तहत गुवाहाटी से मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान से पहले असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के बोरझार वायुसेना स्टेशन में अवशेषों का दर्शन किया। दरअसल अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगलान भगवान बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। उनके पवित्र अवशेष बौद्ध समुदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और इन्हें विभिन्न देशों में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ ले जाया जा रहा है। ये यात्रा अवशेषों के अंतर्राष्ट्रीय दर्शन और प्रदर्शनी कार्यक्रम का हिस्सा है। विश्व शांति के प्रतीक बौद्ध धर्म के पवित्र ये अवशेष भारत से मंगोलिया भेजे गए बुद्ध के शिष्यों के विशेष अवशेष है ये। और आपको बता दें कि अरहंत सारिपुत्र, अरहंत महामोगलान के पवित्र अवशेष 1 से 10 जून तक उलानबाटर में प्रदर्शनी का आयोजन रहेगा। मंगोलियाई राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी। तो 1 से 10 जून तक उलानबाटर में लोग आके इसके दर्शन कर सकते हैं इन अवशेषों के। मंगोलियाई राष्ट्रपति की जब यात्रा हुई थी भारत की तो उसके दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी और अब वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम जानते हैं बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाओं से गहरा जुड़ाव रहा है। अवशेषों की ये यात्रा केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, ये कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के प्रति सम्मान का उत्सव है। तो विश्व शांति के प्रतीक बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष, आपको बता दें कि बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड में भी है और 2024 में थाईलैंड के ओबोन रत्वथानी में ये स्थापित किए गए थे। 2022 में भी पवित्र अवशेष भेजे जा चुके हैं मंगोलिया और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय से इन अवशेषों को मंगोलिया ले जाया गया था। भगवान बुद्ध के शिष्यों के प्रति आस्था दर्शाने का ये एक माध्यम है। शिष्यों के प्रति बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अपार आस्था है। भगवान बुद्ध के सबसे करीबी आध्यात्मिक साथी, धम्म के प्रमुख संरक्षक और प्रसारक भी दोनों शिष्यों का जन्म जो है एक ही दिन मगध में हुआ था। अरहंत सारिपुत्र का जन्म
उपवत्तिसा गांव में हुआ था और अहंत महामोगलान का जन्म कोलिता गांव में हुआ था। तो भगवान बुद्ध के शिष्यों के प्रति आस्था दर्शाने का एक माध्यम। आपको बता दें कि दोनों ही साधकों ने सत्य की खोज में सांसारिक जीवन को त्याग दिया और आध्यात्म में जो लग गए। भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक यात्रा चरम पर पहुंची। मिड डे प्राइम में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर मिड डे प्राइम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 के दौरान आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा शुरू होने में देरी हुई। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी TCS ने अपने स्तर पर आई तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी दी थी। एनटीए ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि समस्या का समाधान कर लिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान ना हो। इसके लिए प्रभावित केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए पूरा निर्धारित समय दिया जा रहा है। उन्होंने दोपहर सत्र के लिए संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी, जबकि परीक्षा अब शाम 4 बजे शुरू होगी। पहले यह परीक्षा 3 बजे शुरू होनी थी। एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि सुबह सत्र के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा की पूरी अवधि उपलब्ध कराई गई है और उन्हें निर्धारित समय पूरा होने के बाद ही परीक्षा केंद्रों से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों को हुई इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सहायता या जानकारी के लिए अभ्यर्थी एनटीए हेल्पलाइन 91114075900000 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर CUETUG@nta.ac.in पर ईमेल भी भेजकर संपर्क कर सकते हैं। CUET-UG से संबंधित नवीनतम जो जानकारी है वो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां पर भी छात्र उस जानकारी को देख सकते हैं। और आज गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है। नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गोवा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गोवा के लोगों के निरंतर समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हूं। तो आज गोवा जो है वो अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा है कि गोवा राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं। ये दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञता पूर्वक याद करने का भी एक अवसर है जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे
और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। मैं हर गोवा वासी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसे देखकर यह पता चलता है कि देश में मां और शिशुओं की सेहत, उनके पोषण में सही ढंग से तेजी से काम हो रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य इकाइयों में होने वाले प्रसव की संख्या 90.6% तक पहुंच गई है। ANC कवरेज जो है वो 92.6% से बढ़कर 95.9% हो गई है। 12 से 23 महीने की आयु वर्ग के बच्चों को लगने वाले टीके का प्रतिशत लगातार 96% से ऊपर बना हुआ है। 95.6% बच्चों का टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से हुआ है, क्योंकि ये उनकी पहली पसंद थी। रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज 2 गुने से अधिक हो गया है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 83.8% से बढ़कर 87.1% की वृद्धि हुई है। बच्चों में बौनापन और गंभीर कुपोषण में भी लगातार कमी आई है। और आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा को मजबूती मिली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में बच्चों में वैक्सीनेशन कवरेज भी काफी बेहतर स्थिति में है। 12 से 23 माह के बच्चे में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता लगातार बढ़ी है। सिक्किम में बच्चों में टीकाकरण 92.9%, जो कि पूर्ण टीकाकरण की तस्वीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह ओडिशा में भी 90.8%, बिहार में 77.3% और नागालैंड में 64.3% है। और इसी तरह महिला साक्षरता की बात की जाए तो केरलम में 96.6%, सबसे ज्यादा। मिजोरम में 95.3%, बिहार में 64.1% और आंध्र प्रदेश में 69.1% है। तो ये है महिला साक्षरता का आंकड़ा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। जी हां, देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं आने वाले अगले कुछ दिनों में भी मौसम के तेवर बदलने वाले हैं। कहीं मूसलाधार बारिश का खतरा है तो कहीं तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कुछ इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। तो ये है मौसम के बदलते हुए तेवर। आपको बता दें, देखते हैं कि कहां बादल बरसेंगे और कहां चलेगी आंधी। किन किन इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखाने वाली है। तो एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लू, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं ओलावृष्टि। पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला रहेगा। अगले कुछ दिनों के लिए IMD का अलर्ट भी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ और में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। भीषण गर्मी ने राजधानी दिल्ली को भी 1-2 दिन से राहत दी है। थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश और तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं बात की जाए उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का भी अनुमान है। तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में लू का अलर्ट है। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। 2 से 4 जून के बीच असम, मेघालय में भी बारिश के आसार हैं। उधर राजस्थान में एक और आंधी और ओलावृष्टि का खतरा है, तो दूसरी ओर इस इलाके में कई इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। जबकि तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में लू की परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। तमिलनाडु, केरल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लक्षद्वीप में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 मई से 3 जून तक भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। तो वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तेज आंधी के साथ
हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलावा केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर पूर्वी भारत में अंडमान निकोबार, बिहार और ओडिशा पर मौसम की सबसे ज्यादा नजर है और इन इलाकों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक रहने वाला है। कहीं बारिश से राहत मिलेगी तो कहीं आएगी तेज हवाएं, ओले और बिजली। ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा भी सकती हैं। तो एक तरफ बारिश, एक तरफ लू, ये है मौसम का बदला बदला सा मिजाज। आगे बढ़ेंगे और मिड डे प्राइम में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि देश में पहली हाईटेक एविएशन मौसम निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट सिस्टम स्थापित हो गई है और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे लगाया गया है। इसका मकसद विमानन मौसम निगरानी में सुधार करना और कोहरे से होने वाली बाधाओं को कम करना है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर ऊपर तक हवा में बाउंड्री लेयर मापने की क्षमता है। कोहरे से होने वाली बाधाएं कम हो जाएंगी, टेक ऑफ और लैंडिंग भी सुरक्षित होगी। स्काईकास्ट गंभीर मौसम स्थितियों के दौरान पायलटों और विमानन ऑपरेटरों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके विमानन सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। इस प्रकार वो उतरने के लिए सबसे सुरक्षित समय का निर्णय ले सकते हैं। साथ साथ इसके रूट डायवर्जन, यात्रियों को देरी और फ्लाइट कैंसिलेशन में कमी आएगी। साथ साथ आपको बता दें कि अब तक विश्व स्तर पर केवल 18 ऐसे उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए हैं और भारत 19वां सिस्टम स्थापित करने वाला देश बन गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दूसरा ऐसा सिस्टम जेवर हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद अन्य हवाई अड्डों पर भी इसे स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जी हां, अमेरिका ईरान डील या जंग। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। युद्ध विराम और होर्मुज को लेकर जहां एक और बातचीत और संभावित समझौते की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है। शंग्रीला डायलॉग के दौरान हेगसेथ ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास हमले के लिए पर्याप्त संसाधन है और क्षमता भी मौजूद है, जबकि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन खत्म हो चुके हैं। और अखिलेश सुमन से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अखिलेश, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर लगातार तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे उन्होंने सिंगापुर में एक बयान दिया है। वहाँ पे एक महत्वपूर्ण डिफेंस समिट हो रहा था। उस डिफेंस समिट में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका फिर से लड़ाई को शुरू कर सकता है। मतलब अभी जो सीज फायर है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो सीज फायर जो है अभी तक जो प्रस्ताव है कि वो 60 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए उस सीज फायर को। और इस सीज फायर को बढ़ाने के बीच में पहले ही जो ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम जो है पूरी तरह नष्ट करना पड़ेगा और उन्होंने यह बताना जरूरी होगा कि वो कोई बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में उससे जो संबंधित परमाणु जो उपक्रम है, मतलब उनके जो संबंधित यूरेनियम है, उसे नष्ट करेगी अमेरिका की तकनीक के माध्यम से। अमेरिका और ईरान मिलकर, और IAEA भी उसमें शामिल होगा। तो निश्चित तौर पे ये शर्त अभी तक ईरान ने मानी नहीं है। ईरान ने कहा है कि संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय इस पे नहीं लिया गया है। मतलब समझौता नहीं है अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच में। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही उलझाने वाली स्थिति है। बिल्कुल उलझाने वाली स्थिति है अखिलेश। अमेरिका में इन दिनों ईरान को लेकर कुछ इस तरह का माहौल है कि समझना ही मुश्किल हो गया है कि अमेरिका युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, शांति की तरफ बढ़ रहा है, या फिर दोनों तरफ एक साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की
डील का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अगले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तो लगातार पसोपेश की स्थिति है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, ईरान और अमेरिका की रणनीति जो है वो दोनों की रणनीति अपने अपनी जगह पे कायम है। अब ईरान चाहता है कि 28 फरवरी जिस दिन ईरान और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया था उसके पहले की स्थिति बहाल हो, और उसमें ईरान इस बात के लिए तैयार दिखता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, बशर्ते कि अमेरिका जो है उन्होंने जो ब्लॉकेड कर रखा है ईरान का उसे हटा ले। और उसके बाद वो चाहते हैं, ईरान चाहता है कि उसके बाद परमाणु मसले पर बातचीत हो। अमेरिका चाहता है कि 28 फरवरी के पहले की स्थिति नहीं बल्कि 28 फरवरी के बाद, अब जो स्थिति है इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद और अभी जो संघर्ष विराम की स्थिति है, उस स्थिति में जिन कारणों से अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे, वो कारण को ईरान एड्रेस करे। और उसमें एड्रेस करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवर्धित यूरेनियम जो ईरान के पास है, वो संवर्धित यूरेनियम ईरान नष्ट करे, या तो अमेरिका को सौंपे या अमेरिका, ईरान और IAEA मिलकर उसे नष्ट करे। इस बात के लिए ईरान अभी तक तैयार नहीं है, तो इसकी वजह से सारी उलझन है। हालांकि निगोशिएटर लगता है कि दोनों तरफ के निगोशिएटर चाहते हैं कि अभी कोई अस्थायी समझौता भी हो, ताकि एक स्थिति ऐसी बने जिसमें कि दुनिया में जो तेल की किल्लत हो रही है, जो अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है, वो किरकिरी खत्म हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने बॉटम लाइन से और रेड लाइन जो उन्होंने घोषित किया है, उस बॉटम लाइन और रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ईरान भी अभी तक यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो परमाणु संवर्धित करने का जो अधिकार है, वो अधिकार वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अखिलेश, आप लंबे समय से अमेरिका और ईरान के संघर्ष को लगातार कवर कर रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं चीज़ों को। जिस तरह से अमेरिका ने इतनी बड़ी बड़ी शर्तें लगाई हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान किसी लेवल आकर उन शर्तों को मानेगा? देखिए, ईरान के लिए मुश्किल तो है, क्योंकि ईरान जो जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, उस समय से ही ईरान ने एक तरीके से घोषणा कर रखी थी कि हमें परमाणु संवर्धित करने का अधिकार है। एक तो पहले ये संदेश ये था कि वो परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन बाद में जब कई समझौते हुए, दुनिया के कई देश आकर ईरान पे दबाव बनाए, तो ईरान ने कहा कि हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, ऊर्जा के लिए हम ये परमाणु संवर्धन करना चाहते हैं, यूरेनियम संवर्धन करना चाहते हैं। तो अभी तक ईरान की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो यही है कि वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, ऊर्जा के लिए अपना परमाणु संवर्धन की तकनीक रखना चाहते हैं, और उस पर अपना परमाणु संवर्धन करने के अधिकार पर वो नहीं चाहते कि कोई रोक लगे। अब इस बात पे ईरान अडिग है। अभी तक ये लग रहा है कि ईरान इस बात से नहीं हटेगा, लेकिन अब बीच में एक फॉर्मूला आया था कि ईरान हो सकता है कि 5 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए यह कहे कि हम परमाणु जो यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे। तो इस अवधि की बात है। पहले 20 साल का बॉटम लाइन रखा था अमेरिका ने कि 20 साल तक अब कोई भी परमाणु यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से सूत्रों से खबर आई कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, 5 साल तक हम कोई नहीं संवर्धन करेंगे। अब इसके बीच की क्या कोई स्थिति हो सकती है जब ईरान बोले कि ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने देश में भी फेस सेविंग फॉर्मूला दिखाना है, तो ईरान हो सकता है बोले कि हाँ ठीक है, हम 10 साल के लिए कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे, लेकिन हम संवर्धन करने का राइट नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें जो कुछ टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट की बात होती है, जिसमें की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा किया है कि कुछ टेक्स्ट पे मतभेद बने हुए। वो टेक्स्ट क्या है? वो टेक्स्ट पर जो अंतिम क्षण तक मतभेद बना रहता है, जो कि कहना है कि छोटी छोटी बातों पे सहमति बन गई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना कल ट्रूथ सोशल किया था उसमें उन्होंने स्वीकार किया था। तो अब टेक्स्ट पर बातें लगता है रुकी हुई हैं, और उसी टेक्स्ट का इंतजार सबको है कि वो टेक्स्ट किस बात पे, डिप्लोमेटिक जो वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, किस बात पे उनका अंत में समझौता हो जाएगा। लेकिन देखिए, ईरान को भी जरूरत है अभी शांति की, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान के लोग निश्चित तौर पे परेशान है, और लंबे समय तक इस लड़ाई को जारी रखने का मतलब है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से संकट में पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस संकट का समाधान निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्षों को इस पर सोचना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और आपको बता दें, WHO ने बड़ा ऐलान किया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक प्रकोप शुरू होने के बाद से इबोला के पहले रोगी के ठीक होने की घोषणा WHO ने की है। जेनेवा में WHO की तकनीकी अधिकारी अनाइस लेगेंडे वायरल हेमोरेजिक बुखार से और अधिक लोगों के ठीक होने की उम्मीद जताई है। वहीं WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से
अधिक समर्थन की अपील की है ताकि फैल रहे बंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसके पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दुर्लभ स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या उपचार फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। WHO स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कांगो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी जांच की जा रही है। कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का संक्रमण लगातार जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में क्रिटिकल मिनरल्स बनाने वाली औद्योगिक इकाई लोहम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के पूर्ण परमानेंट मैग्नेट और लिथियम बैटरी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के विजन के तहत स्टार्टअप लोहम ने पूरी तकनीक विकसित की है, जहां परमानेंट मैग्नेट और लिथियम तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोहम के अलग अलग प्लांट्स का विजिट भी किया। में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का, आज की बड़ी मशीनों में सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज़ का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है। इस विज़न के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया। और खेल की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव कुमार। आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया शैला। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे आईपीएल की धूम धड़ाके से, जहां पर आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 215 रन के जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18वें ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 219 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल यानी कि रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। उधर ऋषभ पंत ने आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है। फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने बयान में कहा है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्ति किए जाने का अनुरोध किया था, जिसे फ्रेंचाइजी ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। पंत को आईपीएल 2025 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था और उन्होंने 2 सीजन तक टीम की कप्तानी की। इस दौरान उन्होंने दोनों सीजन मिलाकर 581 रन बनाए। पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 सीजन में कुल 28 मुकाबलों में से केवल 10 मुकाबले ही टीम जीत पाई। भारतीय राष्ट्रीय डेफ क्रिकेट आगामी विश्व कप की तैयारियों में जुट गया है। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सुशील गुप्ता ने कहा है कि अक्टूबर में होने वाले विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 4 टीमों के गठन का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और भविष्य के लिए मजबूत खिलाड़ी तैयार करना है। भारत का लक्ष्य आगामी विश्व कप में मजबूत चुनौती पेश करते हुए खिताब को जीतना भी है। 4 टीम बनाने का एक हम लोगों का जो डिसीजन था टीम कमेटी का, कि इसलिए हम करना चाह रहे थे क्योंकि अक्टूबर में अभी हमारा वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में हम चाह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मर निकल के आए जिसको हम मौका दें। हम इसमें 3-4 यंगस्टर को अंदर लाना चाहते थे टीम के अंदर, जिससे कि वो परफॉर्मेंस करें और आने वाले समय के लिए तैयार हों।
और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां पर भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आज सिंगापुर ओपन 750 टूर्नामेंट का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के मजबूत खिलाड़ियों सियो सेउंग जाय और किम वॉन हो का सामना करेंगे। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई और अब उनकी नज़र फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी। वहीं मिक्स्ड डबल्स वर्ग में भी भारत की उम्मीदें कायम हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की साइका होबारा और यूइची शिमोगामी से भिड़ेगी। भारतीय जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया और पहली बार किसी बड़े 750 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने का लक्ष्य लेकर कोर्ट पर उतरेगी। दोनों मुकाबलों पर भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि आज भारत के पास सिंगापुर ओपन में 2 फाइनल टिकट हासिल करने का शानदार मौका होगा। तो शैला, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत धन्यवाद गौरव। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया और वो था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने लगी। अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2025-26 के बजट में अकेले पीएम किसान के लिए लगभग 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। इस योजना के चलते किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ। किसानों को आंधी, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना था। अभी तक करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.93 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हमारा कृषि क्षेत्र 14-15 के बाद 4.45% हर वर्ष उसकी ग्रोथ आई है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले 14-15 से पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों तक सिंचाई पहुंचाना, पानी की बचत करना और आधुनिक माइक्रो इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में देश भर में 100% नीम कोटेड यूरिया लागू किया। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराना, कालाबाजारी रोकना और खेती में यूरिया की दक्षता बढ़ाना था। सरकार के अनुसार नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर बड़ी रोक लगी। इससे किसानों को समय पर यूरिया मिलने लगा और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से धान,
गन्ना, मक्का और सोयाबीन की पैदावार में लगभग 17% तक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही कीटनाशकों के उपयोग और खेती की लागत में भी कमी आई। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट और मिशन मोड में की, जिसे बाद में विस्तार दिया गया। इस मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया है, ताकि प्राकृतिक खेती को देश भर में बढ़ाया जा सके। देश के कई राज्यों में इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़े बदलावों के लिए मोदी सरकार ने कृषि में डिजिटल मॉडल पर बड़ा जोर दिया। AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित खेती जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बड़े और किसान हितैषी फैसले लिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता कृषि ऋण देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती की अन्य जरूरतों के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा मिलती है। इसमें सामान्य ब्याज दर लगभग 7% है, जबकि सरकार की 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन के बाद प्रभावी ब्याज दर करीब 4% रह जाती है। ये सुविधा जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बटाईदार, किराएदार किसान, डेयरी, मछली पालन और अन्य कृषि से जुड़े किसानों को भी मिलती है। अभूतपूर्व उपलब्धियां एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं और उनसे आगे के लिए भी आशा इस सेक्टर से और ज्यादा बढ़ी। देश के कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में MSP 1.5 गुना या कुछ फसलों पर उससे भी अधिक तक बढ़ाकर किसानों के उत्पादन की सरकारी खरीद की। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल की लागत का कम से कम 50% मुनाफा जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की कृषि को सहायता आधारित मॉडल से स्थायी आय वाले मॉडल तक पहुंचाने की रही है, जिसमें भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।